I have arranged this class for you guys because I was receiving a lot of queries about how to prepare general knowledge paper, both for PMS and CSS as well. Why GK paper is important for PMS? Those who are preparing for PMS Punjab, or either they are preparing for PMS screening test for PMS KP. GK paper is very important. You see, there is a strategy of everything. I have seen a number of students who fail general knowledge paper in Punjab, right? And I've seen a lot of students who fail their screening test because they have not adopted the right strategy. So I'll share with you a few tips. I have also listed down a number of topics I'll share with you after the class. So let's begin. Let me tell you how to go about it. For example, uh, the best part is take any of the past paper of the competitive exam, 2014 or 2020, 2019, whatsoever. If we read out the first objective, that is, which article of the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan prohibits all forms of slavery, forced labor, and child labor? Now, the point is, your purpose must not be just to cram this one objective. Okay? Be rational. Now, see, if they have given one MCQ from 1973 Constitution, that means they can give you any other MCQ from the whole Constitution, right? इसका मतलब ये है कि आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे आने चाहिए. टेक अ पेपर इन अ पेंसिल, ठीक है, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उनको जॉट डाउन करें, वरना आप लोग भूल जाएंगे. पहली बात ये होगी कि आपने पहला एमसीक्यू पढ़ा ना, ठीक है, उसके अंदर ये आप याद कर लेंगे जी आर्टिकल 11 है जो प्रोहिबिट करता है स्लेवरी को, फोर्स लेबर को, चाइल्ड लेबर को. बट द पॉइंट इज कि फिर आप ये नहीं करें कि देखो, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने रट्टे लगाए पास्ट पेपर्स के और जाके एग्जाम में बैठ के, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुए. ऑन दी अदर हैंड, जिन बच्चों ने होलिस्टिक अप्रोच अपनाई, उन्होंने देखा ना कि अगर एक एमसीक्यू उन्होंने पूछा है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में से, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर लिए. एजुकेशन के बारे में कौन सा है जी, ब्लास्फेमी के बारे में कौन सा है, आपका मीडिया फ्रीडम के बारे में कौन सा है, ठीक है. इस तरह के आप 20-25 पॉइंट्स बना लिए, ठीक है. ये आपकी एक डायमेंशन कवर होगी. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं. ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ ना, इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि आपने लॉजिकल तुक्का कैसे लगाना है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आपका एमसीक्यू है जी, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934. नाउ द एमसीक्यू इज नॉट अबाउट कि फैक्ट्रीज एक्ट कब आया, लेकिन जब आपने पढ़ लिया ना कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में आया, आप इसको भी एज एन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लो इधर ही इसी जगह पे, कि जी नेक्स्ट टाइम इफ दे आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट के फैक्ट्रीज एक्ट पाकिस्तान में कब आया था, आई शुड नो इट के 1934 में आया था, ठीक है. अच्छा खैर, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934, नो अडल्ट एम्प्लॉय डिफाइंड एज अ वर्कर हु हैज कंप्लीटेड ऑन हर 18th ईयर ऑफ एज. अच्छा, अब देखो एक लाइन में से मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसके बारे में था कि फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था उसके अंदर पर डे वर्किंग आवर्स क्या उन्होंने डिफाइन किए थे और पर वीक वर्किंग आवर्स क्या डिफाइन किए थे. लेकिन मैंने इस एमसीक्यू में से 2 अपने खुद से एमसीक्यूज निकाल लिए कि एक तो मुझे पता होना चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था, दूसरा मुझे पता होना चाहिए कि उन्होंने एज लिमिट क्या डिफाइन की थी, ठीक है, वर्क लेबर के लिए 18 साल, ठीक है. अच्छा, आगे उन्होंने पूछा कि जी कितने घंटे आ डे वो काम करेगा और कितने घंटे आ वीक से वो ज्यादा काम नहीं कर सकता. अब इसका आंसर है 8 आवर्स अ डे. ये मैंने कैसे याद किया, देखो हम अक्सर बात करते हैं कि 9 to 5 जॉब है मेरी, 9 to 5 जॉब है, ठीक है. 9 to 5 क्या बनता है, 8 घंटे, मैंने याद कर लिए. उसके बाद देखो संडे ऑफ होता है आपका, 6 डेज होते हैं, ठीक है, वर्किंग डेज होते हैं. 8 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितने बने, कितने आवर्स अ वीक बने, 48. अब ये ऑब्जेक्टिव लेट सपोज मुझे नहीं आता था, मैंने इसमें लगाया तुक्का, ठीक है, कि 9 to 5 कितने वर्किंग आवर्स बने, ठीक है, अ डे वही होंगे, और फिर उनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 6 डेज अ वीक से, तो ये आंसर आ गया, ठीक है. हर चीज बच्चे आप याद नहीं कर सकते, कुछ चीजों को में आपने अपना दिमाग भी अप्लाई करना है. और आगे अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जिन्हें मैं आपको बताऊंगी कि देखो, यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग. आगे आप आ जाइए, उन्होंने पूछा हुआ है ये इंग्लिश के पोर्शन में से आ गया आपका,
अच्छा, पहला क्या था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हो गया, दूसरा आपने इंग्लिश का पोर्शन देखा उसमें से आया। इसमें वो आपसे पूछ लेते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या इडियम्स, ठीक है। इसमें जी वो पूछ रहा है कि सर्वाइल इज द ऑपोजिट ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता, इट्स ओके, बट यहाँ से आपने लर्न क्या किया कि आप जीआरई की वोकैबुलरी प्रिपेयर करें या कोई भी आपका अपना वोकैबुलरी सोर्स रखें। दैट मीन्स कि देखो इंग्लिश में से वो सवाल पूछते हैं, आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो चीज आती है वेल एंड गुड, जो नहीं आती उससे आपने लर्न करना है कि इसको अब मैंने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं भी आते होते, इट्स ओके। आगे आप आ जी, उन्होंने पूछा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, किस स्टेट से, यूएस की किस स्टेट से, तो वो आपने याद कर लेना है कैलिफोर्निया से, ठीक है। समझ आ गई। अब ये तो आपकी जो है वो रट्टाफाई वाली चीजें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बाय पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन इज डैश। कि ऐसे कौन सा एथनिक ग्रुप है जो जिनकी पॉपुलेशन लार्जेस्ट है लेकिन उनके पास अपना कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, अपनी कोई कंट्री नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कुर्द बेसिकली कौन होते हैं, शिया कम्युनिटी। अगर जिस बच्चे को ये बात पता हुई वो तो फटाफट से इसको आंसर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये दोनों कम्युनिटीज कौन सी हैं मुझे पता भी नहीं है, हमने सुनी भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये इतनी फेमस नहीं है। सिख्स हमें पता है, लेकिन देखो सिख पूरी दुनिया में नहीं है, वो बहुत एक दो स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर है, ठीक है, प्रोबेबली शायद सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो वो तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप नहीं हो सकता, कॉमन सेंस यूज करो। लेकिन जो कुर्द्स हैं, जो शियाज हैं, वो तो हर जहां जहां मुस्लिम जो मुसलमान मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर शियाज की जो है ना वो पॉपुलेशन होगी। अब यहाँ पे भी देखो मैंने लॉजिकल तुक्का लगाया, यू गेट माई पॉइंट, ठीक है, कि दुनिया में मुसलमान ममालिक ज्यादा हैं, दैट मीन्स कि शिया पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपने एज इट इज क्रैम करनी है। अभी आगे मैं कुछ एमसीक्यूज की आपको निशानियां भी बताऊंगी, बड़ी फनी निशानियां बताऊंगी, और फिर आप लोगों ने अपने हिसाब से अपने कुछ इस तरह के रख लेने हैं इंडिकेटर्स के, कैसे याद करना है। यासिर अरफात का जी डेथ हुई उनकी, इसका कोई वे आउट नहीं है, आपने ये सारा याद करना है। एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, नेवर रिमेंबर ओनली द ईयर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने इस तरह के देखे हैं कि हु रिमेंबर जस्ट द ईयर, वो उनसे मंथ पूछ लेते हैं, ठीक है, ईयर उन्होंने बताया होता है, मंथ भी पूछ लेते हैं, या वो मंथ के साथ साथ डेट भी पूछ लेते हैं। तो जब भी कोई डेट याद करनी है आपने, वो दिन भी याद करना है, मंथ भी याद करना है, ईयर भी याद करना है, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ एमसीक्यूज देखो ऐसे भी आएंगे जो हमें आते भी होंगे, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। आप बताएं जी, विटामिन डी प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, कौन सी विटामिन जो है वो सनलाइट प्रोवाइड करती है, तो ये मोस्टली बच्चों को पता होता है विटामिन डी। अगर नहीं भी पता तो क्या चक्कर है कि देखो हम कहते हैं ना कि अक्सर हमारी अम्मियां कहती हैं धूप पे बैठो हड्डियां मजबूत होंगी, राइट। अब हड्डियां मजबूत होने के लिए हम अक्सर कमर्शियल से एड्स देखते हैं जी, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं हम, या हमारे जो ओल्डर जनरेशन है दादी नानी, उनको हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। तो वहां से आपने याद करना है कि ओके फाइन, सनलाइट हड्डियों के लिए अच्छी है, और हड्डियों को कौन सी विटामिन इंप्रूव करती है, डी, ठीक है। इस तरह से ना आप लोगों ने निशानियां बना लेनी है। नेक्स्ट है द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड डैश। अब मैंने खाली ये नहीं याद करना कि ये यहाँ से गुजरती है, अब मैंने ये भी इस ऑब्जेक्टिव में से याद कर लेना है कि जी ये जो अगर हो सकता है वो अगली दफा मुझसे पूछ लें कि ये जो इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड की, वो पास किस कंट्री में से करती है, कहाँ से करती है, तो वो ग्रीनविच से पास करती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आपको, अगर मैं वो टॉपिक्स मोटे मोटे आपको बता दूं, देखो वो आपसे पूछते हैं फेमस बुक्स का, वो बुक्स किस राइटर ने लिखी, वो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको इंग्लिश से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स पूछते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई आर्टिकल पूछ लेंगे, वो आपसे करेंसी पूछ लेंगे किसी कंट्री की, कैपिटल पूछ लेंगे, एयरपोर्ट्स पूछ लेंगे, एयरलाइंस पूछ लेंगे। अच्छा, द वियर्ड थिंग इज कि आपके पीएमएस के एमसीक्यूज में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस मैं खुश होती थी क्योंकि मुझे आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कहती थी शुक्र है सीएसएस में एक चीज नहीं है एंड दैट इज स्पोर्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पीएमएस के अंदर वो भी जो है ना वो रियायत नहीं है, क्योंकि इसमें वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह ना आप लिस्ट बना लो, ठीक है, वो भी आप बना लो कि किन किन एरियाज में से आते हैं, तो फिर आपने उन सारे एरियाज को कवर करना है
सिर्फ पास्ट पेपर पे रिलाय नहीं करना। देखो ये एक पास्ट पेपर 100 एमसीक्यूज का है, ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज रटूंगी मुझे कोई फायदा नहीं है। जिस अप्रोच से मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, ये अप्रोच आपको तैयारी में मदद देगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप, बेस्टाइल डे इज द कमेमोरेशन ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन which was seen as a symbol of revolutionary uprising। अच्छा, अब कहाँ से हुआ था अपराइजिंग? एक तो मुझे बात पता चल गई जी, ये फ्रांस में हुआ था। अब मुझे ये भी देखना है कि हो सकता है वो अगली दफा पूछें कि ये बेस्टाइल डे कब मनाया गया, उसकी डेट पूछ लें, या ये बेस्टाइल डे कहाँ है, या वो अपराइजिंग किसी प्रिजन में हुई थी, किसी मार्केट प्लेस में हुई थी, किसी सिटी में हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज याद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। Sui generis is a Latin term which means, while नहीं होगा, ये spelling mistake है, which means dash। अच्छा, अब वो आपको ना अक्सर चीजों में कंफ्यूज भी करते हैं, आपने इस ट्रैप में नहीं आना। हम सुई जेनरिस देखेंगे ना, हमारे दिमाग में फौरन से पहले आएगा यार ये सुई गैस के बारे में होगा। नो, दिस मीन्स यूनिक, ठीक है। इस तरह के आपने ट्रैप्स में नहीं पड़ना, ओके। आगे आप आ जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लाइज बिटवीन डैश। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे आया ना, ये तो मैंने याद कर ली जी, ईरान, ओमान, यूएई में, ठीक है। साथ ही आपको और बाकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स का भी पता होना चाहिए। फौरन गूगल करो जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका किसकी किन किन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। इस तरह से आपने याद करना है। यहाँ पे उन्होंने एक कंट्री की करेंसी पूछ लिया जी, रैंड इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। आपने अब खाली ये याद नहीं करना कि रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। आपने बाकी और 15-20 इंपॉर्टेंट कंट्रीज की करेंसीज भी याद कर लेनी है। अच्छा, वो जो मैं आपको कह रही थी ना कि थोड़ी सी आपने कोई निशानियां रख लेनी है। हम कहते हैं ना, ये तो RAND है ना, रैंड, हम कहते हैं रैंट, RANT, रैंट इंग्लिश में कहते हैं रोना धोना, कि जी तुम्हारा रैंट सेशन नहीं खत्म हो रहा, हर बात पे तुम रोते धोते रहते हो। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज क्या है, गरीब है, तो यहाँ से मैंने याद किया कि जी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का तो रैंट सेशन ही खत्म नहीं होता, हर वक्त रोते धोते रहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूख है, ये है वो है। तो जी रैंड जो है ना वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। ऑलराइट, ऐसे याद कर ली। उसके बाद कुछ चीजों का कोई वे आउट नहीं हो सकता। मैं देन अगेन आपको कहूंगी, आप सुपर ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। ये मुश्किल एमसीक्यू है कि जी नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ILO एस्टिमेट्स डेवलपिंग कंट्रीज में कितने हैं, 320 मिलियन। याद होता है ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दें। आगे देखो, कुछ इस तरह के एमसीक्यूज हैं कि जो लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड है वो तो इसको कर लेंगे कि ये जो पूछ रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन बाकी आपके मेरे जैसे बच्चे जिनका लॉ का बैकग्राउंड है वो नहीं कर सकते, तो चलो खैर, कुछ चीजों का हल नहीं हो सकता, इनको हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, देन अगेन आगे फिर ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो डुएबल हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, साउदर्न क्रॉस constellation found in the southern region of the night sky consists mainly of dash। अब साउदर्न क्रॉस से याद रखना कि जी 5 स्टार्स, ठीक है। कितने स्टार्स हैं, 7 है, 3 है, 5 है। आपने साउदर्न क्रॉस से याद रख लें जी, मुट्ठी भर स्टार्स हैं। मुट्ठी के अंदर कितनी उंगलियां होती हैं, एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, दैट मींस 5 स्टार्स, ठीक है। इस तरह से ना छोटी छोटी अपनी निशानियां बना लो। सलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज अ पार्ट ऑफ कौन से प्रोविंस का पार्ट था वो जी, असम का, ठीक है। इसकी भी कोई निशानी बना लो। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में कोई ऐसी निशानी आ नहीं रही। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपके पास एक एंटोनिम आ गया, ठीक है। ये भी वोकैबुलरी मुश्किल है, नहीं आती, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे वो पूछ रहे हैं कि जी ये रिवर जो है ना किस कंट्री में से नहीं पास। अच्छा, अब देखो रिवर आ गया। अब आपको ये एमसीक्यू नहीं आता, कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज कि यहाँ से आपने लर्न क्या करना है, कि वो आपसे रिवर्स का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपसे ओशंस का पूछेंगे, मेजर रिवर्स, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, कौन सा रिवर किस कंट्री में से पास करता है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को ऐसे छोड़ नहीं देना। देखो ये वाले एमसीक्यू ना हम छोड़ सकते हैं जिसमें वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और ये वो, या कोई बहुत मुश्किल किस्म का वो सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहे हैं। मगर ये वाले एमसीक्यू से ना हमने आगे सोचना है कि चलो ये हमें नहीं आता, तो हम 15-20 रिवर्स याद कर लें, ताकि हमें शायद वो किसी और टाइम पे कोई और रिवर का पूछे तो हमें पता हो उसका, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो पूछ रहे हैं कि जी इनका सिविलाइजेशन जो है वो इट वाज फ्लरिश्ड इन वेयर। तो आप ये याद रखो कि जी साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसकी कोई वो बना लो वो निशानी बना लो कि जी इनका सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ थी, साउथ अमेरिका में थी, कुछ इसका
बना लो। अच्छा जी, द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन ग्रेट लेक्स रीजन इज, कौन सी है जी लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन? शिकागो। ठीक है, इसका भी आप बना लो कि जी ग्रेट लेक्स में शिकागो सिटी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ओके, उसके बाद आगे एक आसान एमसीक्यू है, मोस्टली बच्चों को आता होता है। I've lost. Okay, here we go. An ordinary mobile phone communicates through dash. सबको पता है रेडियो वेव्स। अगर आपको नहीं भी पता, ठीक है, तो अब आप देखो कि साउंड वेव्स तो नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं। देखो, मोस्टली क्या होता है कि नॉट नेसेसरली कि चारों ऑप्शंस में से आपको बिल्कुल कुछ, आपके पास बिल्कुल 100 और 0 का मार्जिन हो। नो, कभी कभी 50-50 की चॉइस का मार्जिन भी होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं दो के दरमियान में। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। अब 4 ऑप्शन है उसमें से जो श्योर शॉर्ट ऑप्शन है ना, कि जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकती, उनको उधर ही निकाल दो। अब ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट साउंड वेव से करता है, ठीक है। अच्छा, मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ हो सकता है ये साउंड वेव से करता हो, ठीक है। माइक्रोवेव से, अच्छा मैं कंफ्यूज हूँ कि अच्छा चलो शायद माइक्रोवेव से करता हो। रेडियो वेव्स मैं कहती हूँ चलो शायद रेडियो वेव से करता हो, लेकिन यूवी वेव से तो नहीं कर सकता, ये तो सनलाइट की वेव्स है, ठीक है। अब ये तो मैं श्योर शॉर्ट हूँ, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, मेरे पास पीछे रह गई 3 चीजें। अब मैं सोचती हूँ कि जो मोबाइल फोन है उसके टावर्स लगते हैं, ठीक है। वो टावर्स के अंदर देखो पुराने जमाने में रेडियो था, तो वो रेडियो वेव से हम रेडियो सुना करते थे, और मुझे कुछ मोबाइल की फंक्शनिंग भी उस टाइप की लग रही है जिस तरह से हमारे रेडियो चैनल्स हम कैप्चर करते थे। हम कहते थे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, वहां सिग्नल नहीं आ रहे, इधर से मुझे इंडिकेशन होगी कि यार ये शायद रेडियो वेव से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू पॉन्डर, एंड देन यू नीड टू मेक अ लॉजिकल गेस। ओके, अच्छा, stock indices at Tokyo are known by their popular name of क्या? निकी। ये अच्छा याद कर लो, इसकी भी कोई आप निशानी बना लो। अच्छा, उसके बाद ये भी एमसीक्यू मुश्किल है कि एन्युटी इज अ सम ऑफ क्या? ये इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के बंदे को बेहतर पता होगा, हमें नहीं पता हो सकता, कोई बात नहीं, कुछ चीजें हम छोड़ भी देते हैं। आगे आप आ जाओ, हॉब्सन्स चॉइस मीन्स, ये क्या आ गया? आपका ईडीएम आ गया। अब आपने ये देखना है कि अगर एक ईडीएम आ सकता है तो फिर नेक्स्ट टाइम और भी ईडीएम आ सकते हैं। दैट मीन्स आप फॉरन से पहले वोकैबुलरी के अंदर सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रिपेयर नहीं करने, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ईडीएम्स आल्सो। अच्छा, हॉब्सन्स चॉइस मैंने क्या इसका निशानी रखी कि यार हॉब्सन्स चॉइस मींस गिविंग नो चॉइस एट ऑल, कि मतलब आप किसी को कोई चॉइस ही नहीं देते, या अपने आप को आप कहते हो जी तुमने सुसाइड करनी है, चाहे आप छुरी से करो चाहे आप अपने आप को शूट कर लो। तो मैं कहती हूँ कि यार ये तो चॉइस ही ना हुई। चॉइस तो वो होती है कि या मेरे पास चॉइस हो कि मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, तो ये तो चॉइस है। अब मैंने मरना ही है तो जिस भी चीज से मरूं उसका तो कोई, दैट डजंट मैटर। तो हॉब्सन्स चॉइस मैंने ये याद रख लिया कि भाई कोई चॉइस है ही नहीं। ऑल राइट, अच्छा जी। उसके बाद द फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग स्पार्कल्ड बाय द सेल्फ इम्यूलेशन ऑफ दिस गाय, अ फ्रूट सेलर। कहाँ से निकली थी वो? तुनीजिया से। आपने याद रखना है कि अरब स्प्रिंग वाली जो चीज थी, जो फसाद था, वो तुनीसिया से निकला था। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे कंट्री या जगह ही पूछें जहां से निकली थी, वो ये भी पूछ सकते हैं कि किस वजह से निकली थी, तो आपको इस बंदे का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या था। ही वॉज अ फ्रूट मैम सेलर। मैम जी जी, मैम ईयर का भी पूछ लेते हैं, ये अरब स्प्रिंग 2010 में हुआ था मैम। ठीक है, बिल्कुल गुड। इस तरह से आपने ईयर भी याद रखना है, जगह भी याद रखनी है, बंदे का नाम भी याद रखना है, एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट, हुरिकेन इन अक्टूबर 2012। यहीं तक ही मैंने एमसीक्यू पूछा ना, मुझे समझ आ गई। अच्छा यार, किसी हुरिकेन का पूछ सकते हैं, दुनिया में कौन कौन से हुरिकेन्स आए थे, कहाँ कहाँ आए थे, किन किन डेट्स पे आए थे, ठीक है, उनके नाम क्या थे, ठीक है। अब उन्होंने जो यूएसए में आया उसका पूछा हुआ है जी, उसका नाम था सैंडी। ओके, सैंडी याद करो, एस फॉर सैंडी, एस फॉर यूएसए। यूएसए के अंदर भी एस है, सैंडी के अंदर भी एस है। मैं कहती हूँ यार इसको कर लेते, ठीक है। लेकिन जरा थोड़ा सा एस भी है और ए भी है, एस और ए, ये ना हो कि एस से कोई और वर्ड भी हो और आप कहो कि अब दो एस से हैं, अब मैं क्या करूं। तो यूएसए एस ए है, सैंडी में भी एस ए है, ठीक है। इस तरह की ना आप छोटी छोटी निशानियां बना लो। फिर कुछ कॉमन सेंस के भी आते हैं, ठीक है। जैसे अब वाउचर में भी, वाउचर क्या हो सकता है? वेजेस शीट भी हो सकती है, बैंक रिसिप्ट भी हो सकती है, पेमेंट बिल भी हो सकता है। मुझे पता है, मैंने ऑल ऑफ अबव कर दिया, ठीक है। देखो कुछ, अब आपने ये भी एनालाइज करना है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है।
कहाँ दिमाग इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करनी है, कहाँ मैंने लॉजिकली तैयारी करनी है, कहाँ मैंने लॉजिकल तुक्का लगाना है, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेटजी आप एक पेपर में भी आपको सॉल्व कराऊंगी और आपकी आई होप जिंदगी आसान हो जाएगी, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। बच्चे तैयारी सब करते हैं बट द पॉइंट इज के उनका जो डायरेक्शन है ना या सही तरीके से नहीं करते। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आई एम श्योर आपको 40-50 मार्क्स लेने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप जो है ना वो सिर्फ पास्ट पेपर्स के रट्टे मारते रहोगे ना तो आप नहीं कर सकोगे ये चीज, ट्रस्ट मी। अच्छा खैर, कुछ देखो मैंने कहा आसान भी है। क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट एवरीबॉडी नोज इट्स अबाउट पोल्यूशन, ठीक है। देखो अब डिफिकल्टी लेवल आपने देखा है कि हर एमसीक्यू भी वो डिफिकल्ट नहीं दे रहे होते, कुछ उन्होंने बहुत आसान और कॉमन सेंस के भी दिए हैं। अच्छा जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ लिबियन किंग डिपोज्ड बाय कॉलोनल कदाफी इन 1969? अच्छा अब यहाँ पे याद करो जी, इसका ईयर भी याद कर लो, बेशक उन्होंने लिख दिया है, और किंग का नाम भी याद कर लो, ठीक है। नाउ देयर इज नो वे आउट, हमें कुछ चीजें क्रैम करनी है, देन अगेन आप किंग किंग का रट्टा मारो कौन सा किंग था। अच्छा उसके बाद कुछ चीजों की निशानियां होती है, मैं आपको बता रही हूँ। हु सेड वेयर वेल्थ accumulates men decay? अब वेल्थ से याद करो गोल्ड स्मिथ, सोना वेल्थ, गोल्ड वेल्थ, ठीक है। तो ये इसने कहा होगा, ऑल राइट। ये अब मैंने निशानी रख ली कि जहां वेल्थ की बात आई, गोल्ड भी वेल्थ से रिलेटेड होता है, ये दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, तो मैंने याद कर लिया जी, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा। उसके बाद बेकल लेक कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ी जरा थोड़ी फनी सी निशानी है, मैंने कहा बेअकल है भाई रशियंस, तो इसलिए बेकल लेक जो है ना वो रशिया में है, ऑल राइट। इस तरह से देखो, दिस इज योर पर्सनल थिंग, फनी निशानियां रखो, कोई कोई अपनी छोटी छोटी इंडिकेशंस रख लो, ठीक है। इस तरह की ना कुछ बड़ी मेरे साथ जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे थे वो बड़ी ह्यूमरस चीजें भी, बड़ी फनी चीजें निशानियां रखते थे कि एट टाइम्स पेपर सामने आता था तो हंसी ज्यादा आ रही होती थी, ऑब्वियसली आंसर तो आ ही रहा होता था लेकिन हंसी भी, क्योंकि यार ये जो तैयारी है ना दिस इज वेरी ड्राई, आई नो। आप बोर हो जाते हैं तो अपना खुद मार्जिन निकालो एंजॉय करने का पढ़ाई को भी, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर एक मीनिंग आ गया भाई, मुश्किल मीनिंग है, नहीं मुझे आता, इट्स ओके। अरब लीग कब बनी थी? ये हमें पता होना चाहिए, रियाद में कहाँ बनी थी, सॉरी रियाद में। अब हमें फिर उसने कहाँ बनी पूछ लिया, वो कब बनी भी पूछ सकता है। अच्छा आई मिस्ड वन थिंग, वो आपसे ना अक्सर ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली बहुत पूछते हैं, ओआईसी कब बनी जी, सार्क कब बनी, इनके मेंबर्स कितने थे, ये इनका हेडक्वार्टर कितना है, कहाँ है, ऑल राइट। कौन परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये वाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी, और ये सारी चीजें। एंड देन अगेन आई विल रिपीट कि सिर्फ आपने ईयर मेमोराइज नहीं करना, मंथ और डेट भी करनी है। अच्छा जी उसके बाद ये पूछना है कि जी एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर टेरिटोरियल एलोकेशंस एज स्फीयर्स ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट in the case of breakup of Ottoman empire is known as dash। तो यार ये स्काइट्स पाइपर्ट एग्रीमेंट, इसकी भी कोई निशानी बना के इसको रटा मार लो। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि देखो उन्होंने पूछा 2015 में किस कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा था। आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने इसकी ये निशानी लगाई थी कि 2015 में ना देखो कतर, देयर वाज अ टाइम जब कतर ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी। आप अपने एयरलाइन में, कतर एयरपोर्ट जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, असल में मैंने यहाँ से याद किया कि मैं 20 में वहां गई थी, तो मैंने याद रखा था कि मैंने 2 साल पहले इन्होंने एयरपोर्ट बनाया और नया एयरपोर्ट है, बड़ा लाश एयरपोर्ट है। देखो अब ये मेरी एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने निशानी बना ली, इस तरह आप लोग भी बनाओ, ठीक है। मैंने वहां से याद किया, अच्छा 2 साल पहले ये एयरपोर्ट बना था, क्या जबरदस्त एयरपोर्ट है, दैट मीन्स कि उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा थी, और वैसे भी कतर ने इस सेक्टर में, अपने एयरलाइन वाले सेक्टर में बड़ा इन्वेस्ट किया था, और तभी कतर एयरलाइन जो है ना वो एमिरेट्स को, कुछ लोग कहते हैं, मैंने खैर एमिरेट्स से कभी ट्रैवल नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स वे बेटर देन एमिरेट्स, ठीक है। तो वहां से मैंने याद कर लिया। अब नाउ द पॉइंट इज कि जीडीपी अगर वो 2015 में किस कंट्री के ऊपर जा रही थी, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि 2016 में किसकी थी, 2017 में किसकी थी। एक अपनी टाइमलाइन बनाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2015 से 2020 तक, कि आपको 5-6 साल की कंट्रीज की जीडीपी, इस तरह पता है क्या होता है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन ऑन योरसेल्फ। ये इंटरेस्टिंग भी होता है और इस तरह से याद करना भी आसान होता है, आपको ऐसे उंगलियों पे याद होता है, अच्छा जी 2015 में ये कंट्री ऊपर जा रही थी, 16 में ये जा रही थी, 17 में ये जा रही थी, 18 में ये जा रही थी, ऑलराइट। अच्छा जी, ब्रेसूजा इज द नेम ऑफ, पता नहीं डैश। अच्छा तो वो स्पोर्ट्स का जो मैं कह रही थी,
अब ये देखो यहाँ पे क्या था, द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014, जो मैं कही थी ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो अक्सर पूछ लेते जी T20 2015 का कहाँ हुआ था। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि वो अभी वाला कहाँ होगा, तो हमें पता होना चाहिए इंडिया में होगा। कब होगा जी? अक्टूबर में होगा। फिर उसके बाद वो अक्सर पूछ लेते हैं, बड़ी अजीब अजीब चीजें भी पूछ लेते हैं जो करंट हैपनिंग्स हो रही है ना, ठीक है। देखो ये जो आपको दे रहे हैं ना 2014 का या इवन 2020 का भी जो पेपर है, दैट इज गॉन, एक साल बाद की बात है। ठीक है, आप बुक्स बाय करो, आप एप्स पे रिलाय करो, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, वो जो करंट हैपनिंग्स है ना, जब आपके पेपर से 5-6 महीने पहले की जो चीजें हैं, वो किसी किताब में नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, वो आपको न्यूज़पेपर से, टीवी से, यहाँ से मिलेंगी। उनकी भी एक टाइमलाइन बनाओ। जैसे अभी बिल गेट्स की डिवोर्स कितने साल बाद हुई, वो आपसे पूछें, तो ये आपके किसी कारवान या वर्ल्ड टाइम्स या नोआ की बुक के अंदर नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी करंट हैपनिंग्स है, आप इसकी भी लिस्ट खुद बनाओ। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट, ओके। या फॉर एग्जाम्पल उनकी तलाक कब हुई, वो इस तरह की बातें भी बड़ी अजीब 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 से पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, नेल्सन मंडेला को जी कितने अरसे प्रेजेंट में रहा, ये तो आपको पता होना चाहिए, 27 ईयर्स। अपनी एज से अंदाजा लगा लो। अच्छा, मैं 27 साल का हूँ, नेल्सन मंडेला भी 27 साल जेल में रहा था। अच्छा नहीं, मैं 26 साल का हूँ, ओके फाइन, मतलब कि मेरे से 1 साल ज्यादा, मेरी उम्र से भी 1 साल ज्यादा उम्र उसने जेल में गुजारी, ठीक है। इस तरह की निशानियां आप रखो। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज कॉल्ड डैश बेरिश, ठीक है। लुट गई स्टॉक मार्केट, बर्बाद होगी, बी फॉर बेरिश, बी फॉर बर्बाद, बट देखो बी फॉर बुलिश भी है, मतलब बेयर ही नहीं। चलो बेयर से हम याद कर लेते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो बेयर ही नहीं कर सके प्रेशर, और वो क्रैश हो गई या गोइंग डाउन इट इज गोइंग, तो बेयर से मैं याद कर लेती हूँ। अब देखो बी तो दोनों में है, मैंने अब ऐसा वर्ड याद किया बेयर, अब बेयर तो किसी में भी नहीं हो सकता, ऑलराइट, ऐसे मैंने इसको निशानी याद कर दी। डेसिबल जी किस चीज का मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, वही 4 चीजों वाली मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करती हूँ। नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, थैंक गॉड ही हैड मेड माय लाइफ इजियर। अब 3 चीजों में मैंने करना है। अब मुझे हीट का पता है कि भाई हीट तो जाउल्स में होती है, नहीं हो सकता। अच्छा, लाइट की स्पीड तो मुझे लग रहा है कोई किसी वेवलेंथ टाइप चीज में, तो डेसिबल मुझे याद आ रहा है कि हम कहते हैं ना कि 80 डेसिबल या पता नहीं 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड हो तो दैट इज नो मोर प्लेजेंट, इट इज डेंजरस फॉर योर ईयर ड्रम, और वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे याद आया, ओके साउंड हम डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग गया, मैंने कर दिया। ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना। आई जस्ट मेरे एक और चीज दिमाग में आई, मैं आपको बताऊं, एट टाइम्स बच्चे क्या करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में सही एमसीक्यू को भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। उसका रिग्रेट आप फिर सारी जिंदगी नहीं भूल सकते, बहुत तहम्मुल से आपने करना है, ठीक है। एक और बच्चे क्या करते हैं कि जी 42, देखो वहां पे ना आपकी एक अलग शीट होती है, आपने एमसीक्यू देखना एक क्वेश्चन पेपर से होता है, सॉल्व उसको एक अलग शीट पे करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है। एक तो उसको फिल आपने प्रॉपरली करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो आप 42 है ना, तो आंसर आप अक्सर बच्चे जाके 42 का आंसर 43 पे मार्क कर देंगे, और फिर सारे आंसर्स उसी तरह गलत करते रहेंगे। फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट। आई वुड रिकमेंड आप 1000 टाइम्स चेक करो उसको कि आपने 42 का आंसर दूसरी शीट पे 42 पे ही मार्क किया, ठीक है। और प्लीज ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, बड़े तहम्मुल से, अगर आपको पता है ना कि साउंड डेसिमल में करते हैं मेजर, एकदम से नहीं मार्क कर देना। फिर भी देखो बाकी ऑप्शंस क्या हैं, अक्सर वो बड़ी सिमिलर और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देते हैं। अभी आगे उस तरह में एक दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे एथिक्स का क्या मतलब है, वो आगे एक मीनिंग आता है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो आपने पहले देखना है, अच्छा ये तो सही है, लेकिन फिर भी हैव अ लुक एट 3 अदर ऑप्शंस, ठीक है, ऐसे करके चलना है। एक और टिप आ रही मेरे दिमाग में, मैं दे दूं, वैसे मैंने सोचा था कि मैं आई विल शेयर इट बाय द एंड ऑफ द पेपर, लेकिन अभी आ रही है तो चलो इसको लेट्स डिस्कस इट। एक और चीज आपने यह करनी है कि आपने सबसे पहले जो आपको 100% पता है ना, मुझे पता है साउंड डेसिबल में मेजर करते हैं, ये वाले एमसीक्यू जिसमें आप श्योर शॉट हो 100%, पहले सारे वो एमसीक्यू सॉल्व कर लो। फिर आप सारे वो एमसीक्यू सॉल्व करो जिसमें आप 50-50 कंफ्यूज हो। अच्छा, कि अगर मुझे नहीं पता, मुझे पता है नन ऑफ दीज नहीं है, मुझे पता है हीट नहीं मेजर करता, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि शायद लाइट या शायद साउंड करता है, दैट मीन्स कि फिर उसके बाद आपने 50-50 वाले ऑप्शन एमसीक्यूज चूज करने हैं। फिर जिनमें आप 3 में कंफ्यूज हो, फिर वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको आई थिंक 40 मार्क्स चाहिए होते हैं जीके का पेपर क्लियर करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है।
अब क्या करें, देखो अगर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, केपीपीएमएस की बात कर रही हूँ, पंजाब में तो होती है, केपी वालों को कह रही हूँ कि अगर आपकी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तो फिर धड़ाधड़ करो ना, आपने एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना, ठीक है। ब्लैंक छोड़ने से बेहतर है मैं तुक्का लगाकर आ जाऊं, गिव योर फेट अ चांस, ठीक है। ब्लैंक नहीं छोड़ना अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली, कि पंजाब पीएमएस वालों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप श्योर शॉर्ट हो ना कि 50 एमसीक्यूज आपने वो कर दिए हैं कि जो बिल्कुल ठीक हैं, फिर बाकी बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करो, ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ने में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, गलत अटेम्प्ट करने में आपके आई थिंक 0.25 नेगेटिव मार्क करेगा, ठीक है। ये मेरी बात आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। मैं रिपीट भी करती हूँ, पंजाब पीएमएस वाले, अगर इफ यू आर श्योर शॉर्ट कि मैंने 50 या 60 एमसीक्यूज ऐसे कर दिए हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, फिर बाकी 30 अगर आप तुक्के में उसको सॉल्व करते हो ना, तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग करती है। वो आपके 60 करेक्ट को भी ना आपको हो सकता है 56 या 40 पे ले जाए, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके फिर सही के नंबर भी गलत हो जाए। तो ये डोंट डू दैट। मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर किसी को समझ नहीं आई तो, बट आई होप समझ आ गई। नेक्स्ट आप आ जाए, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कंजर्वेशन इज, कौन सा एलिमेंट सोलर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है? सिलिकॉन। इसको भी मैंने इसी तरह याद किया था, एस भी है इसके अंदर, सिलिकॉन में ओ भी है, तो यार ये सिलिकॉन होगा, ठीक है। एल भी है क्योंकि यहाँ पे देखो सिलेनियम भी है, इसके अंदर खाली ओ नहीं है, इस तरह से मैंने इसको याद किया हुआ है। अच्छा, a change in an individual's behavior prompted by information and experience refers to which one of the following concepts? अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको एक और बता दूं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं ना शोर शॉर्ट, जिनको सॉल्व करने में आपको हार्डली 10 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है उसके अंदर। ये वाला जो है ना एमसीक्यू जिसके अंदर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसके अंदर कम से कम भी 2 मिनट आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो सॉल्व कर सकेंगे। तो फिर अगर टाइम थोड़ा रह रहा है ना, तो इस वाले एमसीक्यूज को, इस तरह के एमसीक्यूज को छोड़ दो, ठीक है, बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे, बाद में आएंगे हम इनके ऊपर। पहले जो शोर शॉर्ट है ना, सिंगल सिंगल बस, हाँ जी मेजरिंग यूनिट क्या है, इसका एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इस तरह का करो। जिन पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, उनको हम आखिर में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा खैर, ये मैंने पढ़ा जी, चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग, ठीक है। ये तो वैसे बेसिक कॉमन सेंस का सवाल है, ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्यूज मी अप्रोचेस। मैम, जी जी। मैम एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के लिए मैम ये पाक एमसीक्यूज का वेबसाइट कैसा है मैम? मैं तो ज्यादातर वहां से प्रिपेयर अच्छा कर रहा हूँ मैम। अच्छी वेबसाइट है, लेकिन नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स। आप कारवान की बुक भी लो, आप किसी और पब्लिशर की बुक भी लो, आप पाक एमसीक्यूज भी करो, आप हेलो प्रेप ऐप भी करो, ठीक है। यूट्यूब पे एक चैनल, आई शेयर द लिंक, वो ना करंट जो अभी ऑन गोइंग होते हैं ना, जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपके जो रीसेंट एमसीक्यूज होते हैं, देखो बुक आपकी पब्लिश हुई है साल पहले या 6 महीने पहले, तो वो आप जो 6 महीने का वैक्यूम है ना, वो आपने खुद फिल करना है, ठीक है। तो मल्टीपल मैम सोर्सेज। जी जी। मैम आपने ये दूसरा ऐप कौन सा बताया मैम? हेलो प्रेप, हेलो प्रेप या हाउ प्रेप ऐप है, ठीक है। मैं ये आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स वो जो मैं आपको कह रही थी, लिटरली द वर्ड एथिक्स स्टैंड्स फॉर। अब एथिक्स का, अब देखो ये कंफ्यूजिंग है, स्टडी ऑफ मोरालिटी, ठीक है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये तो नहीं हो सकता, शोर शॉर्ट है मुझे पता है। अब मैं फिर इसके अंदर, और बी और सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी नहीं हो सकता तो फिर बी और सी भी नहीं हो सकता, तो डी भी नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर है या स्टडी ऑफ मोरालिटी है, देखो उन्होंने कितने क्लोज दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो कह रही थी कि कुछ ऑप्शंस बहुत क्लोज वो देते हैं, वो भी आपने सोच समझ के करना है, बहुत जल्दी नहीं मचानी। ओके, द मेंटल एक्ट, कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन अनदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, कि किसी पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस रखना क्या है? बिलीफ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं जी, हॉटेस्ट प्लैनेट इज क्या? वीनस। वीनस से मैंने निशानी रखी थी वेरी हॉट, ठीक है। हॉटेस्ट मींस वेरी हॉट, वी फॉर वीनस। अब आप देखो कि पूरा सोलर सिस्टम रट लो, ये एमसीक्यू देखा है ना,
वो पूछ रहे हैं जी हॉटेस्ट कौन सा है, वो पूछेंगे कोल्डेस्ट कौन सा है, वो पूछेंगे लार्जेस्ट कौन सा है, वो पूछेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो पूछेंगे अर्थ के नेक्स्ट राइट नेक्स्ट टू अर्थ कौन सा वाला है, ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा प्लेनेट है, दूसरे नंबर पे कौन सा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट का डिस्कवर हुआ, ठीक है, रेड प्लेनेट हम किसको कहते हैं, सबसे कम रोटेशन पीरियड किसका है, सबसे ज्यादा किसका रोटेशन पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड किस प्लेनेट का कितना है, ये सारी चीज ऊपर हेडिंग दें आप सोलर सिस्टम की, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैम सादिया ने भी कहा था अगर आप लोग एक जीके का पेपर हमसे ले ले एमसीक्यूज बेस्ड जो तो पंजाब पीएमएस वालों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे पास कितना नॉलेज है और हमने और कितना कवर करना है। बिल्कुल ले लेते हैं, लेकिन ये क्लास मैंने रखी ही इसलिए है ताकि आप लोग आई डोंट नो किस डायमेंशन में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस डायमेंशन में अब से करना शुरू करते हैं, ठीक है। जरा गिव योरसेल्फ अ वीक और फिर उसके बाद पेपर ले लेते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। एंड मैम दूसरा यस क्वेश्चन ये है कि मैम जीके के पेपर के लिए ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं मैम, क्योंकि मैंने ज्यादातर ज्योग्राफी भी कवर की हुई है तो जैसे कि आप ज्योग्राफी में ये माउंटेन्स वगैरह के बारे में कितने फीट ऊंची है और कितनी फीट जो है नीचे है वगैरह, तो ज्योग्राफी बिल्कुल का आते जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो आपसे पूछेंगे ड्यूरेंट लाइन की लेंथ कितनी है, वो पूछेंगे वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है, वो पूछेंगे पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, हमारे मेजर रिवर्स, हमारे डैम्स, वो सब कुछ पूछते हैं, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें, एरिया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। अब देखो दिस इज वेरी सैड कि वो किसी और कंट्री में हमसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया का कितना एरिया है, तो कोशिश अपनी तरफ से करें कि आप लोग हर चीज याद करें, ठीक है, क्लियर। मैम जी यस मैम। मैम और मैंने ऑप्शनल में भी मैम ज्योग्राफी रखी हुई है केएमएस ओके के लिए मैम, ओके। तो ज्योग्राफी मैं खुद से कर लूँ मैम या आप लोग करवाएंगे मैम? ये यू विल यू हैव टू टॉक अबाउट मैम सादिया, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। ओके मैम। अच्छा उसके बाद आप आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो ये भी आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, जिन जिन बच्चों का यूएस हिस्ट्री होगा ना वो इस पे एज ले जाएंगे, देखो चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद की बातें हैं ठीक है, ये वो वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तब उसके करीब करीब ये चीजें चली हैं, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखो बहुत पहले थी, अमेरिका ने कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, अमेरिका बना, फिर कहीं जाके वो वर्ल्ड वॉर्स हुई और उनका वो पार्ट बना, तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस यूज की कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहली हुई होगी, समझ आ गई। नेक्स्ट आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई बीइंग एन आर्टिस्ट नो दिस, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप लोगों को पता हो कि फेमस पेंटिंग सनफ्लावर किसकी थी, वैन गॉ की। अब इसमें मैंने कैसे तुक्का लगाया कि मैंने कहा लियोनार्डो डा विंची और जो माइकल एंजेलो ये दोनों स्कल्प्टर्स हैं, पेंटर्स नहीं है, तो ये पेंटिंग इनकी नहीं हो सकती, कुछ पेंटिंग्स की है लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है, पेंटर इनमें दो ही है, पैब्लो पिकासो और वैन गॉ। पैब्लो पिकासो का ना पेंटिंग का एक स्टाइल था कि वो ट्रायंगल्स में पेंट करता था, फूल नहीं बनाता था, पीछे रह गया खाली वैन गॉ, यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि ओके फूलों वाली पेंटिंग जो है ना वो वैन गॉ की होगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930s ओरिजिनेटेड इन डैश, कहाँ ओरिजिनेट हुए थे, यूएसए में, ये मैंने कैसे अंदाजा